अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं व्यूज़ ऑन न्यूज़। नाजरीन, आज दो अहम इश्यूज पर बात करेंगे। एक तो मरीम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो लीक जो हो गई या करा दी गई, उस हवाले से उसके मुख्तलिफ पहलुओं का ज़रा जायज़ा लेंगे। फिर फॉरेन फंडिंग केस की रिपोर्ट लीक हो गई, फॉर्मल ज़राए से नहीं आई, यानी फॉर्मल इशू नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसे पब्लिश होने से रोका भी नहीं। इस हवाले से बात करेंगे। फिर आपको दो खबरों से आगाह करेंगे। एक का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अफगान वजारत दिफा का एक बयान गर्दिश में है, और फिर 2 रोज़ से अफगान वजीर दिफा का एक बयान भी जेर गर्दिश है, और अफगान वजारत दिफा ने एक बयान वजाहती जारी किया है, उस पर बात करेंगे थोड़ी सी। और फिर सेहत के हवाले से एक खबर है जिससे आपको आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज दिन का आगाज़ हुआ तो मरीम नवाज साहिबा की एक ऑडियो टेप लीक से दिन भर उस पर गुफ्तगू होती रही, कई घंटे गुफ्तगू होती रही। एक चैनल ने दूसरे चैनल को नीचा दिखाने के लिए वो गुफ्तगू लीक की। उसमें मरीम नवाज साहिबा, और मैं उसे मुबैना ऑडियो कहूँगा क्योंकि कानूनी और अखलाकी तौर पर जब तक उस ऑडियो का फोरेंसिक ना हो जाए, उसे मरीम नवाज साहिबा के नाम से या परवेज़ रशीद साहब के नाम से नहीं मौसूम किया जा सकता। लेकिन मुबैना तौर पर ये उन्हीं की वीडियो है क्योंकि आवाज़ें उन्हीं की लगती हैं। वीडियो में वो परवेज़ रशीद साहब और मरीम साहिबा जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें वो कहीं मज़हर अब्बास का नाम लेकर कह रहे हैं कि जी वो उनका टिल्ट है, हमारे खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, स्पिन करते हैं। मज़हर अब्बास एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं इस मुल्क के, और उनका नुक्ता नज़र बहुत वाज़े है, और वो ज़ातियात पर उतरने से बहुत ही गुरेज करते हैं। पॉलिसी पर बात करते हैं, उसके नताइज और अवाक़िब पर बात करते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उनको अपने दुश्मन के तौर पर ट्रीट किया। फिर हसन निसार साहब आजकल बड़ी शोहरत उन्होंने पाई हुई है दोबारा से, एक जमहूरियत मुखालिफ बयान देकर उनके बारे में उनकी गुफ्तगू है। लेकिन हसन निसार पर आप जितनी भी तनकीद करें, गुफ्तगू का पैराया दुरुस्त होना चाहिए। फिर इरशाद भट्टी साहब का नाम लिया गया। मैं शायद उनको नापसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा ये हक नहीं है कि मैं उनके बारे में ऐसी बात करूँ जो अखलाक से गिरी हो। और फिर बाद और लोगों के नाम हैं, और उसके बाद फिर सहाफ़ियों को कुत्ते से भी तशबीह दी गई है, उन सहाफ़ियों को जो नून लीग पर तनकीद करते हैं। नाज़रीन, मेरी इत्तला, बल्कि मुझे ये लगता है इत्तला तो खैर उस हवाले से बहुत कोई वाज़ेह नहीं है, लेकिन उस जितने भी इत्तला है उसकी बुनियाद पर अगर मैं तज्ज़िया करूँ तो मुझे ये लगता है कि ये ऑडियो भी जानबूझकर लीक कराई गई है, क्योंकि आजकल जियो एक बार फिर तनकीद की ज़द में होता है। जियो के बारे में ये तासुर है, बहुत ही पुख्ता है कि वो मुस्लिम लीग नून का एक तर्जुमान चैनल है, और उस तासुर को ज़ाहिर करना बहुत ज़रूरी है। और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी इन तमाम लोगों से गुफ्तगू के बाद, वो यही है कि ये गुफ्तगू जो तकरीबन 2016-17 की है, वो गुफ्तगू आज लीक होने का मतलब ये है कि उसे लीक कराया गया है। लीक कराया क्यों गया है? इसलिए कि उसमें जो सहाफ़ी हैं, मज़हर अब्बास को तो मैं अरसा 30 साल से जानता हूँ, बहुत ही क्रेडिबल आदमी हैं। एक ज़माने में हसन निसार साहब भी हमारे आइडियल हुआ करते थे। ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ उन्होंने जिस किस्म की सहाफ़त की वो तारीख़ का हिस्सा है। लेकिन फिर उसके बाद वो रेटिंग वाले दानिश्वर बन गए, और अब वो उनकी ज़बान और बयान जो हैं उसमें जितनी भी गहराई हो, लेकिन वो उसमें एक सतहीपन मेरी नज़र में इस तरह से भी होता है कि वो गुफ्तगू इखलाक से कुछ गिरी हुई होती है। तो बहरहाल फिर लोगों को ये इसका एक पहलू ये भी है नाज़रीन के, अब आप तो बहुत चैंपियन हैं इंसानी हकूक़ के, जमहूरियत के, जमहूरी हकूक़ के, इंसानी आज़ादियों के, आज़ादी इज़हार के, तकरीर और तहरीर की आज़ादी के, लेकिन वो सिर्फ़ अपनी हद तक। क्योंकि जब आप पर कोई तनकीद करता है तो आप उसे तनकीद निगार को, तनकीद करने वाले को कुत्ते से तशबीह दे देते हैं, या फिर उन्हें मज़हर अब्बास की तरह तनकीद का निशाना बनाते हैं। इसी से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि मुस्लिम लीग नून ने मौजूदा हालात में क्या सीखा। क्या वो अगर इक़्तिदार में आ गई, और इस करो-फर के साथ इक़्तिदार में आ गई जो मौजूदा है उनका, या जितनी मौजूदा उनकी पोजीशन है स्ट्रॉन्ग पंजाब में, अगर वो इक़्तिदार में आ जाती है तो फिर मेरे और आप जैसे लोगों के साथ क्या होगा जो सहाफ़ी हैं।
ان کی تو آوازیں یقینی طور پر پھر گلا دبا دیا جائے گا ان کی آوازوں کا. تو مجھے تو مسلم لیگ نون کا آنا اس حوالے سے نوشتہ دیوار تو شاید دکھائی دیتا ہو لوگوں کو مجھ سمیت، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کوئی بہت اچھی بات حکومت نہیں ہوگی، کوئی بہت اچھی پروپوزیشن نہیں ہوگی، خاص پاکستان کے حوالے سے بھی، کیونکہ آپ مخالف نقطہ نظر کو تو برداشت ہی نہیں کرتے. ناظرین اب آتے ہیں دوسری جانب، دوسری ڈیولپمنٹ کی جانب. جو اسکروٹنی کمیٹی تھی الیکشن کمیشن کی، جو اسکروٹنی کر رہی تھی معاف کیجیے گا پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کی، اس میں ایک تو اکبر ایس بابر صاحب کو بہت شاباش دینی پڑتی ہے کہ انہوں نے تقریباً ایک دہائی یہ جدوجہد کی، اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس ہیں ان کے بارے میں اپنے موقف کو سچ کر دکھایا. وہ کہ وزیر اطلاعات صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا یہ وہ اور فلان ڈھمکا، لیکن ناظرین اگر اس رپورٹ کے مندرجات کو پڑھیں، میں نے تقریباً پورے مندرجات پڑھے ہیں، وہ بہت ہی واضح ہیں اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی بہت اچھا سائن نہیں ہے. اس رپورٹ میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ 2008 اور 9 میں کتنے اکاؤنٹ تھے، کتنی رقم آئی، کتنی چھپائی گئی، کتنی ڈکلیئر کی گئی، 2012-13 میں کیا ہوا، اس حوالے سے اس رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ اوور آل کتنی رقم چھپائی گئی، 330 ملین روپے تقریباً بنتی ہے وہ. اوور آل کتنے اکاؤنٹ تھے، کہیں 77 اکاؤنٹ کا تذکرہ ہے، کہیں 72 کا، لیکن جو اسٹیبلشڈ رپورٹ میں ہے اکاؤنٹس کی تعداد وہ 65 ہے. اس میں سے 12 اکاؤنٹس ڈکلیئر کیے گئے. اور آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کا تذکرہ ہوا تھا جس میں 18 اکاؤنٹس ریویل ہوئے تھے جو پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس تھے، اور پھر مزید اکاؤنٹس ریویل ہوئے تو ان کی جو چھپائے گئے اکاؤنٹس ہیں ان کی کل تعداد 53 ہو گئی. اور جو رقم جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کو انڈر ڈکلیئر رہی یا ڈکلیئر نہیں کی گئی، اس کی مقدار وہ 330 ملین روپے سے زیادہ ہے، یعنی 33 کروڑ روپے کے قریب ہے. اب ناظرین یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کا اگر آپ ایک جانب دیکھیں تو مورل گراؤنڈ ان کا بڑا ہائی ہے. ابھی کل ہی عمران خان صاحب کیا کہ یہ کوٹ اینڈ کوٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ وہ کابینہ کے اجلاس میں کہہ رہے تھے کہ آپ کا لیڈر تو برینڈ ہے، آپ کا لیڈر ان جیسا نہیں ہے، یہ دونوں جماعتیں چور و چکوں کو پروموٹ کرتی ہیں اور آپ کا لیڈر ایسا نہیں ہے. آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے وہ بہت واضح ہے. اس میں بہت واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس تھے ان کی رپورٹ رسیدیں اور جو ڈیٹس ہیں فنڈز کی وہ آپس میں میچ نہیں کرتی. اتنی بڑی رقم کا کوئی سراغ نہیں ہے، یعنی ڈکلیئر نہیں کی گئی، چھپائی گئی الیکشن کمیشن سے، پھر اکاؤنٹس چھپائے گئے. اب ناظرین یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اخلاقیات کا بھی، قانون تو بھی اگلا مرحلہ ہے نا. نواز شریف صاحب کو اگر آپ کو یاد ہوگا تو سزا دی گئی تھی سپریم کورٹ کے بینچ کی جانب سے، اس میں نااہلی کی سزا دی گئی تھی، پھر اسے تاحیات نااہلی ڈکلیئر کیا گیا تھا آرٹیکل 62-63 کے تحت. وہ کیوں دی گئی تھی؟ وہ اپنے بیٹے کی کمپنی کے امپلائی تھے، اس سے وہ ایک تنخواہ مقرر تھی، تنخواہ وہ نواز شریف صاحب لیتے نہیں تھے، ان کے اکاؤنٹ میں وہ نہیں آئی، لیکن عدالت نے ان کو اسی بنیاد پر نااہل قرار دیا کہ انہوں نے وہ رقم چھپائی، اور اخلاقی طور پر انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ تنخواہ وہ ان کی مقرر ہے لیکن وہ اسے وصول نہیں کرتے. اسی ایک بنیاد پر نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے اتنی بڑی رقم چھپا لی، ڈکلیئر نہیں کی، 53 اکاؤنٹس ڈکلیئر نہیں کیے. اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، کیا ہوگا، یہ تو آگے چل کر الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا. لیکن اب پی ٹی آئی ایک اور لے کر آئی ہے توجہ اس کی. وزیر اطلاعات صاحب یہ فرماتے ہیں کہ 8 اکاؤنٹ تو آپریٹو ہی نہیں ہیں، اور وہ تو 26 اکاؤنٹ مانتے ہیں، 53 تو مانتے نہیں ہیں. حالانکہ واضح ہے رپورٹ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حبیب بینک کے کتنے اکاؤنٹس چھپائے گئے، خیبر بینک کے کتنے اکاؤنٹس چھپائے گئے، فلاں بینک کے کتنے اکاؤنٹس چھپائے گئے، فلاں بینک کے کتنے اکاؤنٹس چھپائے گئے. اب اگر یہ اکاؤنٹس چھپائے گئے تو کیوں چھپائے گئے؟ اچھا، اور جو فواد چودھری صاحب ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ شوکت خانم کے لیے فنڈنگ ہوئی تھی. اگر پی ٹی آئی کے نام پر وہ اکاؤنٹ ہیں تو پھر وہ فنڈنگ شوکت خانم کی کنسیڈر نہیں ہو سکتی قانونی طور پر. اگر اس کے لیے ہے بھی
तो भी माफ़ कीजिएगा कानूनी तौर पर वो नहीं हो सकती कंसीडर, क्योंकि वो पीटीआई के अकाउंट में है। पॉलिटिकल पार्टीज, मुझे याद है मैंने फारूक हबीब साहब ने जब केस किया तो मैंने वो सर्टिफिकेट्स देखे भी। सलीम मांडवी वाला साहब ने बताया खुद, उन्होंने ये बताया, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी मालियात हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने बैंक्स के हेड्स से, तमाम बैंकों के हेड से, हेड ऑफिस से यानी वो सर्टिफिकेट लिए हैं कि अकाउंट्स कौन कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ हैं, कितने अकाउंट्स हैं, उनमें रकूम कितनी है, रकूम कहाँ से आई है। और ये भी उसमें उन सर्टिफिकेट्स में सलीम मांडवी वाला साहब के बकौल ये लिखा है कि गैर ममालिक से, बैरून मुल्क से कोई फंडिंग नहीं आई। और इसीलिए सलीम मांडवी वाला साहब ने बहुत रिएक्ट भी किया था अभी जब 2 रोज़ पहले अभी फारूक हबीब साहब ने गुफ्तगू की। अब वो फैसला मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का वो तो आगे होगा, लेकिन जो रिपोर्ट मंजरेआम पर आ गई है उसमें कानूनी नुक्ता यही है कि शौकत खानम के लिए होने वाली फंडिंग शौकत खानम में जाएगी। और फिर उसमें उस रिपोर्ट में ये बताया गया है, और वो शौकत खानम के नाम पर अकाउंट होगा, जो पीटीआई के नाम पर अकाउंट है वो पीटीआई की रकम कंसीडर होगी। उस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि कुछ 300 से ज़्यादा एंटिटीज़ यानी कि इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके नामों से ये लगता है कि वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं, यानी वो पाकिस्तान के शहरी हैं, कुछ उसमें से होंगे कुछ नहीं होंगे, लेकिन वो पाकिस्तान ओरिजिन के हैं। तो उन्होंने इतनी रकम दिया, वो रकम भी मौजूद है, कोई 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, शायद वो 22 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा है। फिर उसी में ये बताया है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अपने नाम से आइडेंटिफाई हो जाती हैं कि कहाँ की कंपनीज हैं, उन कंपनीज से भी फंडिंग की है। और फिर 49 इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनके नामों से ये जाहिर होता है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के शहरी हैं। आपको याद होगा जब ये इब्तदाई तौर पर ये 18 अकाउंट्स की बात हुई थी, तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान की जेयूआई के लोगों ने ये कहना शुरू किया था कि भारतीय और इसराइली फंडिंग मौजूद है। इमरान खान साहब ने भी एक इंटरव्यू में उस फंडिंग की तरदीद नहीं की थी। जो गुफ्तगू की उसमें ऐसा लग रहा था कि वो उस फंडिंग को वसूल करने की तस्दीक कर रहे हैं, लेकिन वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे उन्हें कुछ पता नहीं था। नाज़रीन, इमरान खान, ये बात इतनी सादा भी नहीं है। इमरान खान साहब पार्टी हेड हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन में के जो कवायद हैं, इलेक्शन एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर है, उसमें जो कुछ भी लिखा है उससे उनको आगाही होना चाहिए। आइन क्या कहता है फॉरेन फंडिंग के हवाले से, वो आगाही होना चाहिए। मैंने एक मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से पूछा था, मैंने कहा कि जो आपके लोग हैं बैरून मुल्क, क्या वो कितनी फंडिंग देते हैं पार्टी को। मैं उस वक्त पॉलिटिकल फंडिंग पर ही एक स्टोरी कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि एजाज वी डोंट एक्सेप्ट ओनली अ सिंगल पेनी फ्रॉम अब्रॉड। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने ये बात मुझे पहली दफ़ा उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आइन, इलेक्शन एक्ट और पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर जो है उसमें ये पाबंदी आयद है कि पॉलिटिकल पार्टीज बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं ले सकती, और अगर वो बैरून मुल्क से फंडिंग नहीं ले सकती तो ये बात इमरान खान साहब को भी पता होना चाहिए थी। अब इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? कुंवर दिलशाद साहब तो कहते हैं कि शायद पीटीआई का निशान भी वापस हो सकता है। पीटीआई का निशान अगर वापस हो जाता है तो फिर उसकी एक कानूनी हैसियत जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन अगर फॉरेन फंडिंग एस्टेब्लिश हो जाती है तो फिर पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना होगा। ये तमाम आइनी और कानूनी माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं। अब देखिए क्या होता है, क्या पीटीआई बैन होगी नहीं होगी, ये भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मुस्तकबिल में ही मिलेगा। नाज़रीन, अब आते हैं अफगान वज़ीर दिफा और वज़ारत दिफा के बयान पर। एक झगड़ा चल रहा है, एक तनाज़ा चल रहा है, उसमें एक इत्तला तो ये भी है कि अफगान तालिबान इंतज़ामिया जो है, अबूरी इंतज़ामिया, उन्होंने पाकिस्तान से बाढ़ लग के मामले पर जो बॉर्डर्स पर लगाई जा रही है, फेंसिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, फेंसिंग पर बातचीत का कह रही है। इस हद तक तो ठीक है, लेकिन पिछले दिनों में बहुत सारी वीडियोज आई जिसमें अफगान तालिबान फेंसिंग पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं और नाजेबा गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं। उस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ हमने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से सवाल किया, तो उन्होंने तस्लीम करते हुए ये कहा कि तालिबान से इस पर डिप्लोमेटिक चैनल से बात हो रही है। ये अच्छी बात है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अफ़गानिस्तान दोस्त मुल्क है और ब्रदर इस्लामी मुल्क और पड़ोसी मुल्क है, तो हम इसको बहुत ज़्यादा टेंशन भी इस पर क्रिएट नहीं कर सकते। और
बात हमें तहम्मुल से करना होगी, डिप्लोमेटिक चैनल्स के ज़रिए करना होगी, ये दुरुस्त बात है। लेकिन इस दौरान में अफ़गान वज़ीर दिफ़ा जो मुल्ला उमर के साहबज़ादे हैं, मुल्ला याकूब, उनका एक बयान मैंने सुना, उनकी अपनी ज़बान में था, दरी ज़बान में, जो उसका तर्जुमा मैंने लोगों से पूछा, तो वो पाकिस्तान के हवाले से ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तानी फ़ौज को या पाकिस्तान को एक कदम भी अफ़गान सरज़मीन की तरफ ना बढ़ने दिया जाए, और फिर ये जो ड्यूरेंट लाइन है, इसको उन्हें क्रॉस ना करने दिया जाए, उन्हें वापस धकेल दिया जाए। और फिर आगे बहुत सारी नाज़िबा गुफ्तगू थी, जो उसकी फिर वजाहत की अफ़गान अबूरी इंतज़ामिया के तहत वजारत दिफ़ा ने। वजारत दिफ़ा का ये कहना था कि ये ड्यूरेंट लाइन है, फैमिलीज तकसीम है, और बहुत सारी लॉजिक उन्होंने दी। उसमें भी पाकिस्तान के बारे में कुछ बहुत अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए गए, लेकिन अफ़गानों को ये सोचना चाहिए कि मुश्किल की इस घड़ी में एक ही मुल्क उसके साथ है, उस मुल्क का नाम है पाकिस्तान। वो भी पाकिस्तान सारी दुनिया में उनकी लड़ाई लड़ रहा है, अफ़गानों के सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, तालिबान रजीम को तस्लीम कराने की बात कर रहा है। तालिबान के लिए जो एक स्पेशल व्हीकल अरेंजमेंट क्रिएट हुआ है इंसानी अलमियत को रोकने के लिए और तालिबान की इंसानी बुनियादों पर मदद के लिए अफ़गान अवाम की, वो भी पाकिस्तान की मरहूम मिन्नत है। ये सोचना चाहिए उन्हें, लेकिन शायद अफ़गान तालिबान के मफादात अब बदल गए हों। बहरहाल इसके नताइज का भी इंतज़ार रहेगा। अब आते हैं नाज़रीन उस दूसरी खबर की जानिब। खबर यह है कि आज सेनेट का इजलास था। सेनेट इजलास में वजारत सेहत जो है उसने तहरीरी तौर पर यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान में जाली अद्वियात का बहुत बड़ा मसला है, और फिर उन्होंने केसेस की तादाद बताई है। सिंध में 41 है, पंजाब में कोई 900 के करीब है, खैबर पख्तूनख्वा में है और बलूचिस्तान में है। नाज़रीन इस हवाले से पहले वाक़या सुन लें। 1995-96 की बात है, जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं इस वक्त के फवाद चौधरी साहब, इनके तायात मरहूम हुआ करते थे चौधरी अल्ताफ़ साहब। बहुत ही दीदार आदमी थे, बहुत बड़े दिल गुर्दे के सियासतदान थे और ज़बरदस्त सियासतदान थे। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ करते थे, तो वो गवर्नर पंजाब उन्हें मुकर्रर किया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने। वो एक मरतबा बीमार हो गए और बेहोश हो गए और कोमे में चले गए कुछ दिन के लिए। उन्हें अमेरिका ले जाया गया। अमेरिका में उनके मैदे का टेस्ट हुआ और जो रिपोर्ट आई, गवर्नर पंजाब, उन्हें दवाएं गवर्नर हाउस में दी जाती थी। अमेरिकी लैब ने रिपोर्ट में ये लिखा, अमेरिकी लैब की रिपोर्ट में ये लिखा गया कि गवर्नर पंजाब को जाली अद्वियात दी गई हैं। ये आलम है पाकिस्तान में तवील अरसे से कि हमारी जो कंपनियां हैं हो सकता है वो मुलव्वस हों, लेकिन बहुत सारे लोग जो दवाओं के कारोबार से मुंसलिक हैं, उन्हें तो पता होता है कि ये दवा जाली है, लेकिन वो मौत का कारोबार कर रहे हैं। मेरी और आपकी ज़िंदगी से, हमारे और आपके बच्चों की ज़िंदगी से खेलते हैं। इतनी बड़ी तादाद में केसेस हैं और तहकीकात सिर्फ चंद केसेस पर हो रही है, ये भी एक अलमिया है। मुझे अभी कुछ अर्सा पहले की बात है कि दवाओं की कीमतों के में इजाफे का एक मामला था, तो मुझे किसी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक ने, जिनसे अचानक मुलाकात हो गई एक दोस्त के रेफरेंस से एक मकामी होटल में, तो मैंने उनसे अचानक सवाल डाल दिया कि कितना पैसा इसमें इन्वॉल्व होता है। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि 5 करोड़ रुपए सिर्फ एक बड़े आदमी की रिश्वत है, और इसमें बहुत सारे लोग हैं। यानी उनका ये कहना था कि तकरीबन ये जो अद्वियात की कीमतों का ये जो रद्द-बदल है, इसमें 4 से 5 अरब रुपए सिर्फ रिश्वत में जाएंगे और 30 से 35 अरब रुपया कंपनीज का प्रॉफिट होगा। अब आप अंदाज़ा कर लीजिए और हमारी अखलाकी हैसियत आलम का अंदाज़ा कर लीजिए कि हम हुर्मत रसूल पर, हुर्मत मज़हब पर, दीन पर, अल्लाह ताला के नाम पर कत्ल गारत गरी तक तैयार हो जाते हैं। लेकिन रसूल अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह ताला के अहकामात हैं कि इंसानों की ज़िंदगी से मत खेलें, मिलावट हराम है। लेकिन हम मिलावट से बात नहीं आते, हम जाली अद्वियात बेचते हैं, लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, और रियासती निज़ाम को हमने खिलौना बना लिया है, एक फुटबॉल बना लिया है अपने पैरों में। कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई वजारत सेहत कुछ नहीं कर सकती है। अब तक मेरा तजुर्बा 23-35 साल की सहाफ़त का यही है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कुछ कर सका माजी में और ना ही शायद आगे भी कर सकेगा। इमरान खान साहब जितने मर्जी दावे कर लें, लेकिन
इन कंपनियों का अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा, ना बिगड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़े माफिया इन्वॉल्व हैं। कंपनीज़ की रिपोर्टिंग करने वाले बहुत सारे दोस्त जो हैं बहुत ही खौफनाक कहानियाँ बताते हैं, और फिर जो लोग जिनका अखलाकी लेवल ज़रा बुलंद नहीं है, उनके वो जो फ़वायद उठाते हैं इन कंपनी से, किसी वक्त उनकी फहरिस्त आपको के सामने लाएंगे तो आपकी आंखें जो हैं वो खुली की खुली रह जाएंगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।